नेहा बहुत ही पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। वो अपनी माँ को सुख देने और अपना रोटी कपड़ा के लिए जिंदगी में बहुत मेहनत करती थी। नेहा गरीब घर की लड़की थी जो अपनी माँ ममता के साथ रहती थी। एक दिन नेहा घर में अपनी माँ के लिए खाना बना रही होती है कि तभी ममता बोलती है, बेटा ये सब छोड़ और तू मेरे पास आकर बैठ, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ माँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। देख बेटा, तूने रोटी कपड़े के लिए बहुत मेहनत की है ताकि मुझे तू दुखी ना देख सके। बस एक आखिरी और अंतिम इच्छा पूरी कर दे, तू जल्दी से शादी कर ले बेटा। पर माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी है, अभी मुझे बहुत कुछ करना है और जब मुझे शादी करनी होगी तब मैं आपको बता दूंगी। बेटा मैं बूढ़ी हो गई हूँ, ना जाने भगवान मुझे कब उठा ले। उससे पहले मैं तेरी शादी करवा देना चाहती हूँ ताकि मैं चैन की मौत मर सकूं। ये कैसी बातें कर रही हो माँ, आपको कुछ नहीं होगा। अरे अभी आपकी उम्र ही क्या हुई है, अभी आप तो 100 साल जियोगी। नेहा इतना बोलकर ममता के गले लग जाती है और फिर खाना बनाने लग जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और नेहा की एक कंपनी में जॉब लग जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात रोहन नाम के लड़के से होती है। दोनों एक साथ ही कंपनी ज्वाइन करते हैं। धीरे धीरे करके दोनों में दोस्ती होती है और ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसे ही एक दिन नेहा और रोहन दोनों एक पार्क में बैठे थे। रोहन, अब तो हमें 2 साल होने वाला है, हम शादी कब करेंगे? बहुत जल्दी ही हम शादी करेंगे। मैं अपनी माँ से बात कर लेता हूँ, फिर तुम अपनी माँ से बात कर लेना और हम शादी कर लेंगे। मेरी माँ तो शादी के लिए तैयार है, बस तुम अपनी माँ को मना लो और फिर हम शादी कर लेंगे। पर नेहा ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे घर वाले बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। हम शादी करके मेरे घर नहीं जाएंगे क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि वहाँ पर तुम्हें कोई भी तकलीफ हो। कैसी तकलीफ रोहन? शादी के बाद तुम्हारी भाभी भी तो घर पर ही है और मैंने बचपन से ही ससुराल में रहकर सास और ससुराल की सेवा करने का सपना देखा है। तुम कुछ भी नहीं समझ रही हो, वो तुमको जीने नहीं देंगे। भाभी कैसे रहती है मैंने खुद देखा है। अरे वो घर में अकेली रहती है ना, इसीलिए वो ज्यादा परेशान रहती होंगी। रोहन नेहा को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि उसके घर वाले बहुत जालिम है, लेकिन वो समझ नहीं पाती। कुछ देर साथ बैठने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। रोहन घर पहुंचकर अपनी माँ कांता से कहता है, माँ मुझे एक लड़की बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो बहुत सुंदर भी है। सुंदर है तो क्या हुआ, हमें सुंदर नहीं संस्कारी और घर संभालने वाली बहू चाहिए और थोड़ा बहुत अपने साथ दहेज भी ले आए। पर माँ वो बहुत गरीब है, शादी के बाद कुछ नहीं ला पाएगी। अगर आप उसको ऐसे नहीं अपना सकते तो मैं उससे शादी करके घर से चला जाऊंगा। अगर ये यहाँ से चला गया तो घर कौन चलाएगा और मेरी 2 बहुओं पर हुक्म चलाने का सपना ही चकनाचूर हो जाएगा। कुछ बोलो माँ, अगर आप ये सोच रही हो कि बिना दहेज के शादी नहीं होगी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा और मैं सच कह रहा हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। एक काम कर, तुम मंदिर में जाकर इससे शादी कर ले क्योंकि वो गरीब है और शादी का खर्चा भी नहीं उठा पाएंगे। कांता की बात सुनकर रोहन बहुत खुश होता है और जल्दी से जाकर ये बात नेहा को बताता है। अगले ही दिन नेहा और रोहन दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। मंदिर में ममता दोनों को आशीर्वाद देती है और जो भी जिंदगी भर की जमा पूंजी थी उससे नेहा के लिए सोने की जेवर बना देती है। कुछ देर बाद नेहा अपने ससुराल आ जाती है। कांता और नेहा की जेठानी प्रीति उसका स्वागत करती है। कुछ ही देर बाद कांता की पड़ोसन विमला आती है। अरे वाह कांता, मेरी नई बहू तो बहुत ही समझदार है और सुंदर भी, साक्षात लक्ष्मी का रूप है। सुंदर होने से क्या होता है विमला बहन, और काहे की लक्ष्मी, दहेज में एक चवन्नी भी नहीं लेकर आई है। न जाने तुझे कहाँ से लक्ष्मी लग रही है ये। अरे दहेज भले ही ना लाई हो, लेकिन इसको देखकर सोने से लदी हुई लक्ष्मी जी का रूप याद आ गया। कितनी बढ़िया लग रही है। विमला की बात सुनकर कांता उस पर नजर डालती है और नेहा को देखकर उसकी आंखें खुल जाती है और जल्दी जल्दी से नेहा का स्वागत खुद करती है और उसको आराम करने के लिए भेज देती है। अगले दिन सुबह नेहा सबके लिए खाना बनाती है और सब उसकी तारीफ करते हैं। ऐसे ही शादी के कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे बहू, कहाँ मर गई है तू? जल्दी से खाना देगी या मुझे भूखा ही मार देगी। नेहा जल्दी से खाना बनाकर लाती है और कांता को देती है। कांता खाना खाकर बोलती है, ये कैसा खाना है, बिल्कुल भी स्वाद नहीं है।
ऐसा खाना तो हमारे गली के कुत्ते भी ना खाएं। पर माँ जी, उस दिन से तो मैं ऐसा ही खाना बना रही थी, फिर आज। जबान चलाती है मुझसे तू। तुझसे 4 दिन अच्छे से क्या बात कर ली, तू तो सिर पर ही चढ़ गई। चल जा यहाँ से और कुछ और बना कर लेकर आ। नेहा को कांता की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो रसोई में जाकर रोने लगती है। तभी वहाँ प्रीति आती है और बोलती है, अरे तुम रो क्यों रही हो? वो जो प्यार था वो 4 दिन का ही था। अभी तो तुम माँ जी का असली रंग देखना शुरू करोगी। पर मुझे ये सब क्यों नहीं बताया कि शादी के 4 दिन बाद मेरे साथ ऐसा बर्ताव करेंगी। इससे अच्छा होता कि मैं यहाँ आती ही नहीं। तुम 4 दिन में परेशान हो गई। मैं तो 5 सालों से हूँ। मैं तो घुट घुट कर जी रही हूँ और अभी तो तुमसे तुम्हारे गहने मांग लेंगी और अपनी बेटी को दे देंगी। मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। आपने कुछ बोला क्यों नहीं? हम औरत हैं और पति हमेशा मुंह बंद रखने को कहते हैं। लेकिन तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि रोहन तुम्हारा पति है। वो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। दोनों देवरानी जेठानी बात कर ही रही होती है, तभी कांता आ जाती है और नेहा का हाथ पकड़कर उसके कमरे में ले जाकर बोलती है, बहू, अगर तू अपनी जेठानी की बात में रहेगी तो तू उसके जैसी भोली बन जाएगी। इसलिए मेरा कहा मान। खैर, ये सब छोड़ और मुझे अपने गहने दे दे ताकि उसको संभाल कर रखूं। वो क्या है ना माँ जी, गहने तो मेरे पास नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैं माँ के पास गई थी तो वहीं रख कर आ गई। माँ अच्छे से रख देंगी उन्हें। कांता नेहा को बोलकर गुस्से में चली जाती है और नेहा भी थोड़ा घबरा जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और कांता का अत्याचार बढ़ता रहता है और एक दिन कांता प्रीति को खाना लेकर बुलाती है, लेकिन कांता को खाना अच्छा नहीं लगता। वो तो प्रीति के ऊपर पूरा प्लेट फेंक देती है। प्रीति रसोई में आकर रोने लगती है। पता नहीं कौन से कर्म किए थे मैंने। ससुराल में जहाँ बहू को लक्ष्मी मानते हैं, वहाँ ये हमें नौकरानी का दर्जा देती हैं। रो मत भाभी, अब वक्त आ गया है कि माँ जी को सबक सिखाया जाए। अब आप देखो माँ कैसे हमारे आगे पीछे घूमेगी। नेहा इतना बोलकर अपनी सास के पास जाती है और बाजार जाने का बहाना बनाती है। कांता उसको बाजार जाने के लिए बोल देती है। कुछ देर बाद नेहा बाजार से आती है और उसको थोड़ी देर हो जाती है तो कांता बोलने लगती है, तू बाजार गई थी या घूमने के लिए गई थी जो इतना वक्त लगा दिया? माँ जी, वो बाजार में ना एक पुलिस वाला आया जो हर घर की बहुओं से मिल रहा था और बोल रहा था कि जिसके घर में भी सास बहू को परेशान करती है या दहेज की मांग या उनका दहेज रख लेती है, उनको सजा दे देते हैं, वो भी काले पानी की सजा, जहाँ से वो वापस कभी नहीं आ पाते हैं। मुझसे भी पूछा और मैंने तूने क्या बोला बहू? तूने मेरा नाम तो नहीं लिया ना? अगर ले लिया है तो मुझे बचा ले। मैं काले पानी की सजा नहीं चाहती हूँ। मुझे माफ कर दे। मैं तुझसे और बड़ी बहू से बहुत अच्छा बर्ताव करूंगी। तुम दोनों को बेटी जैसी रखूंगी। कैसी बातें कर रही है माँ जी? आपका नाम कैसे ले लेती? वो कुछ देर में ही आते होंगे। और वैसे आपने हमारे साथ कभी अच्छा नहीं किया, आपको सजा तो मिलनी ही चाहिए ना। कांता को एहसास हो जाता है कि नेहा सही बोल रही है और वो उन दोनों से माफी मांगती है और दोनों को बेटी जैसा ही मानने लगती है और प्रीति से भी जो भी गहने लिए थे वो उसे वापस कर देती है।